प्रिय विद्यार्थियों, फिजियोलॉजी का जो टॉपिक है उसके अंतर्गत अपने ओरिलिया की फिजियोलॉजी में आगे जो चर्चा करेंगे उसमें लोकोमोशन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन ये टॉपिक है। तो सबसे पहले अपने चर्चा करें लोकोमोशन की। तो ओरिलिया के अंदर फ्लोटिंग और स्विमिंग के द्वारा लोकोमोशन या गमन होता है। अच्छा, फ्लोटिंग के अंदर, फ्लोटिंग मतलब पानी के अंदर ऊपर फ्लोट करना। तो फ्लोटिंग में जंतु को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। ये जो पानी की धारा है उसके साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है। तो इसके लिए जंतु की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया जाता। लेकिन स्विमिंग के अंतर्गत जंतु को स्विमिंग या तैरना उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। तो इसके अंदर पूर्ण विकसित पेशीय तंत्र पाया जाता है, जिसकी सहायता से ये तैरने में सहायता करती है। अच्छा, तैरते समय इस जंतु की जो एक्स अम्ब्रेलर सरफेस है, जो एबोरल सरफेस है वो ऊपर की तरफ होती है और जो सब अम्ब्रेलर सरफेस है वो नीचे की तरफ होती है। तो इसकी जो सब अम्ब्रेलर सरफेस या जो ओरल सरफेस है उसके अंदर जो पेशियाँ पाई जाती है वो पेशियाँ लगातार संकुचन करती रहती है और उस संकुचन के कारण ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करने में सहायता होती है। तो संकुचन के अंदर इसके अंदर जो इसकी मसल्स है वो संकुचित होती है। तो इसके द्वारा इसके बॉडी के अंदर जो पानी होता है वो बाहर की तरफ निष्कासित किया जाता है, तो जिसकी सहायता से ये आगे की तरफ बढ़ती है। तो अपने इसकी जो सर्कुलेशन ऑफ वाटर है उसमें देखा कि जो एड्रियल कैनाल के द्वारा सर्कुलेटरी कैनाल्स हैं उनके अंदर पानी पहुंचता है और फिर परेडियाई और इंटरेडियाई है उनके द्वारा इसके अंदर वापस पानी जो ओरलाम्स है उनके द्वारा निष्कासित किया जाता है। उससे प्रेशर क्रिएट होता है। तो वो प्रेशर है, उस प्रेशर से ये आगे की तरफ तैरने में सहायता करती है। तो इस तरह से ओरिलिया के अंदर हाइड्रोप्रोपल्सन विधि के द्वारा जो ये पानी की इस तरह की जो सिस्टम है वो क्या कहलाता है, हाइड्रोप्रोपल्सन कहलाता है। तो हाइड्रोप्रोपल्सन के द्वारा ये तैरने में सहायक होती है। तो ये इस तरह से जो लोकोमोशन है वो क्या फ्लोटिंग और स्विमिंग के द्वारा इसके अंदर लोकोमोशन होता है। दूसरा अपन चर्चा करें न्यूट्रिशन की। तो ओरिलिया है, ओरिलिया का जो न्यूट्रिशन है या जो क्वेश्चन है तो इसके अंदर सबसे पहले फूड की चर्चा करें तो ये कार्निवोर्स होते हैं, मांसाहारी जंतु है जो मुख्य रूप से जो क्रिस्टेशियन लार्वा होते हैं उनको और उनके जो अंडे हैं उनको भोजन के रूप में ये प्रयोग करते हैं। तो जो न्यूट्रिशन है वो न्यूट्रिशन इसका कैनाल सिस्टम है उसके द्वारा होता है। तो ऐसा मानते हैं कि जो ओरिलिया है, ओरिलिया के अंदर जो पानी की धारा अंदर की तरफ आती है, जो इनहेलेंट करंट वाटर है उसके द्वारा ये न्यूट्रिशन प्राप्त करता है और एक्सीलेंट कैनाल सिस्टम जो पानी है वो बाहर निकलता है, उसके द्वारा अपचित और जो अवशिष्ट भोज्य पदार्थ होते हैं इसके वो बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। अच्छा, जो न्यूट्रिशन की विधि है तो इसके अंदर फूड हो गया, फूड के बाद में इंजेशन जो भोजन को भीतर लेने की जो विधि है वो क्या कहलाती है, इंजेशन या जो अंतः ग्रहण की क्रिया होती है वो होती है। और फिर इसके अंदर डाइजेशन, फिर इजेशन। तो इस तरह से इसके अंदर अपने इन बिंदुओं के अंदर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपनी इसकी चर्चा करें तो इंजेशन या जो अंतः ग्रहण है, तो भोजन को भीतर लेने की विधि को अपने क्या कहते हैं, अंतः ग्रहण कहते हैं। तो वाटर सर्कुलेशन से होकर जो छोटे भोज्य पदार्थ है इसके वो इसके अंदर प्रवेश करते हैं। अच्छा, कुछ खाद्य पदार्थ इसकी जो जब अंदर प्रवेश करते हैं तो जो कुछ खाद्य पदार्थ इसकी सब अम्ब्रेलर सरफेस जो नीचे का जो माउथ वाला पार्ट है यानी कौन सी ओरल सरफेस है उसकी जो सीमांत जो टेंटिकल्स हैं उनके ऊपर चिपक जाते हैं, मार्जिनल टेंटिकल्स होते हैं उनके ऊपर चिपक जाते हैं और इन्हें जो इसकी ओरलान्स होती है उनके द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। फिर ओरलान्स पर पाई जाने वाली जो इसकी निमेटोप्लास्ट सेल्स हैं या निमेटोसिस्ट सेल्स हैं वो क्या करती है, जो भोज्य पदार्थ या जो शिकार इसका होता है, प्रे होता है, उसको बेहोश करने का कार्य करती है। अच्छा, कभी कभी जो फूड मटेरियल है इसका जो भोज्य पदार्थ है वो क्या होता है, गैस्ट्रिक पाउच तक जीवित पहुंच जाते हैं। तो जो गैस्ट्रिक पाउच होता है, गैस्ट्रिक पाउच के अंदर गैस्ट्रिक फिलामेंट्स पाए जाते हैं और गैस्ट्रिक फिलामेंट के ऊपर निमेटोसिस्ट
सेल्स होती है, तो ये जो निमेटोसिस्ट सेल्स है वो इसको बेहोश करने का कार्य करती है। तो इस तरह से इसके अंदर क्या होता है, जो भोजन है, भोजन का अंत्यग्रहण होता है या भोजन का इंजेक्शन होता है। अच्छा, फिर उसके बाद में भोजन ग्रहण होने के बाद में क्या है, डाइजेशन की क्रिया होती है। तो डाइजेशन या पाचन, तो ओरिलिया के अंदर जो डाइजेशन है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रा सेल्यूलर दोनों टाइप का डाइजेशन इसके अंदर पाया जाता है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन का मतलब होता है कोशिकाओं के बाहर, यानी कोई केविटी होती है, उस केविटी के अंदर भोजन के पाचन की क्रिया होती है। और इंट्रा सेल्यूलर कोशिकाओं के अंदर जो डाइजेशन की क्रिया होती है वो इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होता है। तो इसमें एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रा सेल्यूलर दोनों तरह का डाइजेशन पाया जाता है। अच्छा, ओरिलिया के अंदर जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन है वो स्टमक, जो इसका आमाशय है वो वहाँ पर, और जो गैस्ट्रिक पाउचेज होते हैं उनके अंदर होता है। तो इनकी जो कोशिकाएं हैं, जो गेस्ट्रोड्रम लेयर पाया जाता है, तो गेस्ट्रोड्रम की जो कोशिकाएं उनके अंदर क्या होती है, ग्लैंड सेल्स पाई जाती है, ग्लैंडुलर सेल्स। और ये जो ग्लैंडुलर सेल्स है वो क्या होती है, एंजाइम का सेक्रेशन करती है। तो वो एंजाइम्स है वो डायरेक्ट केविटी यानी स्टमक या गैस्ट्रिक पाउचेज में डाल दिया जाता है, और वहाँ पर इसके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो फैट होती है उसका पाचन कर लिया जाता है। अच्छा, भोजन के परिवहन का कार्य, जो सर्कुलेशन है उसका कार्य है, जो वाटर सर्कुलेशन है उसके द्वारा संपन्न होता है। अच्छा, जो गैस्ट्रिक सेल्स है या गैस्ट्रोडर्मिक सेल्स है उन, अच्छा इंजेक्शन की बात करें अपनी, तो ये तो क्या हो गया ऊपर वाला इतना, इसका एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन है। फिर जो इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन है, तो इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन के अंदर गैस्ट्रोडर्मिक सेल्स होती हैं, उन सेल्स के अंदर क्या होता है, इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होता है। तो जो अपचित भोजन या जो शेष रह जाता है वो इसके अंदर क्या, इसके अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और फिर एंजाइम्स के द्वारा इसके अंदर इसका डाइजेशन होता है। अच्छा, जो गैस्ट्रोडर्मिक सेल्स होती है वो सेल्स इसको डाइजेशन करने के बाद में ये सेल्स होती है, तो भोजन का सर्कुलेशन का कार्य होता है। तो भोजन को जो अन्य सेल्स है, जैसे गैस्ट्रोडर्मिस तो आएगी, इसके अलावा जो एपिडर्मिस सेल्स है, तो एपिडर्मिस सेल्स तक इसका जो सर्कुलेशन का कार्य है वो इसकी, जो इसके अंदर अमीबोसाइट सेल्स पाई जाती है, अमीबोसाइट सेल्स, तो ये अमीबोसाइट सेल्स होती है वो भ्रमणशील होती है। तो वहाँ के भ्रमणशील अमीबोसाइट सेल्स के द्वारा ये एपिडर्मिस की जो कोशिकाएं होती है वहाँ तक न्यूट्रिशन पहुँचाने का कार्य करती है। अच्छा, फिर इसके बाद में न्यूट्रिशन के डाइजेशन के बाद में इसके इजेशन की क्रिया, तो इसका जो अपचित और अपशिष्ट जो पदार्थ है वो जो एक्सेलेंट ऑफ वाटर है, जो पानी का प्रवाह जो बाहर की तरफ निष्कासित किया जाता है उसके साथ कर दिया जाता है। और ओरिलिया के अंदर जो भोजन का संग्रहण, जो स्टोर करने का कार्य है वो इसके अंदर जो गैस्ट्रोडर्मिक फिलामेंट्स पाए जाते हैं, तो गैस्ट्रोडर्मिक फिलामेंट्स की जो गैस्ट्रोडर्म सेल्स हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो इनकी जो गैस्ट्रोडर्म सेल्स है गैस्ट्रिक फिलामेंट्स की, वहाँ पर उसमें फैट और ग्लाइकोजन का संग्रहण किया जाता है। तो इस तरह से इसके अंदर जो न्यूट्रिशन या जो पोषण की विधि है। अच्छा, इसके अलावा आपने इसका रेस्पिरेशन और एक्सक्रेशन इसकी बात करें, तो जो रेस्पिरेशन और एक्सक्रेशन है दोनों के दोनों, इसके अंदर कोई सिस्टम नहीं पाया जाता जंतुओं के अंदर, और सामान्य जो सरफेस है उसके द्वारा डिफ्यूजन के द्वारा, विसरण के द्वारा ये रेस्पिरेशन और एक्सक्रेशन की क्रिया संपन्न करते हैं। तो अपन रेस्पिरेशन में देखें तो ओरिलिया के अंदर जो रेस्पिरेशन के लिए कोई अंग नहीं है, कोई सिस्टम नहीं पाया जाता। तो जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन डायरेक्ट क्या करते हैं, विसरण के द्वारा इसकी जो सेल्स है उनके द्वारा ग्रहण कर ली जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण की विधि के द्वारा त्याग कर दिया जाता है, जो कि एक्सेलेंट वाटर है उसके साथ बाहर निकाल दिया जाता है। अच्छा, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जो इसका गैस्ट्रिक पाउचेज होते हैं उस गैस्ट्रिक पाउचेज के अंदर गैसों का आदान प्रदान या जो गैस विनिमय की जो क्रिया होती है वो गैस्ट्रिक पाउच में संपन्न होती है। अच्छा, फिर एक्सक्रेशन की बात करें तो ओरिलिया है, ओरिलिया कौन सा है, अमीनोटेलिक जंतु है, अपने को पता है। तो इसका जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है वो क्या है, अमोनिया, और अमोनिया पानी के अंदर घुलनशील होता है। तो ये जो डायरेक्ट जो पानी का प्रवाह बाहर निष्कासित किया जाता है उसके साथ जो अमोनिया होती है वो घुलकर बॉडी से बाहर निष्कासित कर दी जाती है। तो इस तरह से इसके अंदर
रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, ये दोनों संपन्न होते हैं। अच्छा, इसका जो अगला टॉपिक अपना है रिप्रोडक्शन और इसकी जो लाइफ साइकिल, इसको अपने अगले जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें चर्चा करेंगे। थैंक यू।